नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे का विशेष कार्यक्रम जहां हम खबरों को सिर्फ सुनाते नहीं बल्कि समझाते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं, जिससे आप यह समझ सकें कि किस खबर का असर किस पर कैसा पड़ेगा। तो आज की 5 बड़ी खबरें जो कृषि, किसान, फूड सिक्योरिटी से लेकर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और अर्थव्यवस्था तक फैली हुई हैं। तो विश्लेषण पर चलने से पहले देख लेते हैं आज की प्रमुख खबरें क्या हैं। पड़ोसी देश नेपाल में धान उत्पादन 4.2% गिरकर 5.7 मिलियन टन रह गया। इससे नेपाल की चावल पर आत्मनिर्भरता का बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ओडिशा से केंद्र 8 लाख टन चावल खरीदेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी का बड़ा ऐलान। किसानों के लिए यह राहत की खबर है। पंजाब में फोर्टिफाइड राइस कर्नल यानी FRK की सप्लाई का संकट, मिलर्स पर दबाव, कम कीमत और सख्त नॉर्म से मिलिंग ठप। UAE के राष्ट्रपति MBZ का छोटा लेकिन सुपर महत्वपूर्ण भारत दौरा। रक्षा, ऊर्जा, AI, स्पेस में बड़े समझौते, ट्रेड को $200 मिलियन तक ले जाने का टारगेट। IMF ने भारत की 2025-26 की GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.3% कर दिया। दुनिया की सबसे तेज बड़ी अर्थव्यवस्था बने रहने का मजबूत संकेत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक खबर का विश्लेषण करते हैं, जिससे आप प्रत्येक खबर को बेहतर तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले नेपाल में कम धान उत्पादन की खबर को हम गहराई से समझते हैं। दोस्तों, अपने पड़ोसी देश नेपाल में धान का उत्पादन गिर गया है और अब नेपाल के ऊपर चावल की आत्मनिर्भरता का एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वित्त वर्ष 2025-26 में नेपाल का धान उत्पादन 4.2% गिरकर सिर्फ 5.7 मिलियन टन रह गया। उत्पादकता में भी 1.16% की कमी आई और धान की खेती का रकबा 3.8% कम हो गया। अब इस कम उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? तो प्रतिकूल मौसम, खासकर मधेश प्रांत में भारी सूखा और पलायन होने के कारण मजदूरों की कमी और शहरीकरण से खेती की जमीन का कम होना। बारिश 30 से 50% कम हुई। ट्रांसप्लांटेशन सिर्फ 50 से 80% हुआ, जबकि पिछले साल यह 90% से अधिक था। इन सभी कारकों को कम उत्पादन का मुख्य कारण माना जा सकता है। अब नेपाल को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए चावल आयात पर और अधिक निर्भर रहना पड़ रहा है। दोस्तों, समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि नेपाल में चावल मुख्य खाना है, अर्थात स्टेपल फूड, जिसे हर घर में रोज खाया जाता है। लेकिन अब चावल का उत्पादन गिर रहा है जबकि आबादी बढ़ रही है। ये खबर हमें बताती है कि नेपाल, जो कभी चावल में काफी हद तक इंडिपेंडेंट था, आत्मनिर्भर था, अब आयात पर अधिक निर्भर हो रहा है। मधेश प्रांत, जो नेपाल का ग्रेन बास्केट कहलाता है, वहां सूखे ने सबसे ज्यादा मार मारी है। इससे न सिर्फ किसान परेशान हुए हैं बल्कि पूरे देश की फूड सिक्योरिटी पर खतरा मंडरा रहा है। पिछले कुछ सालों में नेपाल का धान उत्पादन औसतन 5.5 से 6 मिलियन टन के आसपास रहता था, जबकि नेपाल की जरूरत करीब 6 से 7 मिलियन टन चावल सालाना है। 2024-25 में अच्छी बारिश से थोड़ा बढ़ा था, लेकिन 2025-26 में गिरावट आई। दोस्तों, इस गिरावट का इंपैक्ट क्या है? तो सबसे पहले तो नेपाल की आत्मनिर्भरता पर यह एक बड़ा खतरा है। पहले नेपाल 80 से 90% तक खुद का चावल उगाता था। अब SSR यानी कि सेल्फ सफिशिएंसी रेशियो 82% से भी नीचे गिर गया है और नीचे गिरने की वजह से आयात बढ़ रहा है और नेपाल आयात मुख्य रूप से भारत से कर रहा है। तो भारत के लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन नेपाल के लिए यह बिल्कुल भी नहीं। और किसानों पर अगर हम इम्पैक्ट की बात करें तो मधेश के किसान सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। उनकी कमाई घटी है, उनका कर्ज बढ़ा है और कई तो खेत ही छोड़ रहे हैं। और ऐसे में नेपाल की अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? आयात बढ़ने से विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है और विदेशी मुद्रा के बाहर जाने से खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। नेपाल की कृषि GDP का 24% है। 60% लोग इससे जुड़े हैं और इसकी गिरावट से गरीबी बढ़ेगी। आम आदमी के लिए चावल महंगा होगा, जिससे गरीब परिवारों की मुश्किल और बढ़ेगी, जिससे पलायन बढ़ने की संभावना और बढ़ जाएगी। दोस्तों, नेपाल की भी आबादी बढ़ रही है और करीब 3 करोड़, और ऐसे में डिमांड 2035 तक
10 मिलियन टन तक पहुंच सकती है। और ऐसे में आयात पर निर्भर होने से भविष्य में समस्याएं भी आ सकती हैं। मानिए अगर भविष्य में भारत चावल का एक्सपोर्ट बैन करे जैसे पहले हुआ था, तो नेपाल के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। इस समस्या का कारण मजदूरों की कमी और पुरानी तकनीकी भी है। सिंचाई सिर्फ 35 से 50% ही हो पाती है। नेपाल क्या करे दोस्तों? तो दोस्तों नेपाल के लिए एक अच्छी बात यह है कि उसमें क्षमता है। अगर सही कदम उठाए जाएं और बेहतर सिंचाई की व्यवस्था की जाए, ट्यूबवेल और नहरें बनाई जाएं और क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज अपनाए जाएं जो सूखा सहने वाली वैरायटी श्री यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जैसी तकनीक जो कम पानी में ज़्यादा उत्पादन हो पाना संभव करती है, तथा सरकार भी अपनी पॉलिसी में इसमें सब्सिडी, ट्रेनिंग, एमएसपी जैसे सिस्टम अपनाए और युवाओं को खेती में लाए, मशीनीकरण की बेहतर व्यवस्था की जाए तो तस्वीर अभी भी बदल सकती है। दर्शकों, ये खबर बहुत गंभीर है। नेपाल जैसे कृषि प्रधान देश में चावल का उत्पादन गिरना फूड सिक्योरिटी के लिए एक खतरे की घंटी है, लेकिन ये मौका भी है। अगर सरकार और किसान मिलकर क्लाइमेट स्मार्ट फार्मिंग अपनाएं तो आत्मनिर्भरता वापस लाई जा सकती है। भारत के पड़ोसी होने से हम भी प्रभावित हो सकते हैं। ट्रेड और मदद का रोल इसमें बड़ा है। नेपाल को तुरंत इस समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, वरना आयात और महंगाई का चक्र चलता रहेगा। कमेंट में बताइए कि नेपाल इस समस्या से कैसे लड़ सकता है और इसका भारत पर भविष्य में क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अगली खबर की ओर जो ओडिशा से है। सीएम मांझी ने ऐलान किया है कि केंद्र ओडिशा से 8 लाख टन चावल खरीदेगा। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कालीहांडी जिले के भवानीपटना में कार्यक्रम में ऐलान करके बताया कि केंद्र सरकार ओडिशा से 8 लाख टन चावल खरीदने को तैयार हो गई है। सीएम ने विरोध प्रदर्शनों के बीच किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार धान खरीदने की पूरी व्यवस्था कर रही है। और अच्छी बात इसमें यह है कि इसी मौके पर उन्होंने 891 करोड़ रुपए से अधिक की सिंचाई परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया, जो सूखा प्रभावित इलाकों में पानी पहुंचाने के लिए हैं। दोस्तों, यह ऐलान मायने क्या रखता है? तो आपको यह जानना होगा कि ओडिशा में इस साल धान खरीद को लेकर काफी बवाल मचा हुआ था। किसान प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि मंडी नहीं खुल रही, टोकन नहीं मिल रहे, उनका धान नहीं बिक रहा। छोटे मझोले किसानों को परेशानी हो रही थी। ऐसे में सीएम मांझी का ये ऐलान किसानों के लिए एक बड़ी राहत वाला है। यह ऐलान किसानों की मेहनत को एमएसपी पर खरीद सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दर्शकों, ओडिशा में इस खरीफ सीजन में धान खरीद का टारगेट बहुत बड़ा है, करीब 93 लाख टन धान यानी 63 लाख टन चावल के बराबर। लेकिन शुरुआत में दिक्कतें आई, मंडियां देर से खुली, टोकन सिस्टम में गड़बड़ी की शिकायतें आई और मिलर्स की कुछ डिमांड्स भी रहीं और किसान इससे परेशान हुए। बीजेडी जैसे विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला कि मैनेजमेंट खराब है। सीएम मांझी ने भवानीपटना में घुमरा महोत्सव 2026 के समापन पर केंद्र द्वारा 8 लाख टन चावल ओडिशा से खरीदने को राजी है, इस बात का जब ऐलान किया, और इसलिए राज्य सरकार छोटे बड़े सभी किसानों से धन खरीदेगी। ये 8 लाख टन अतिरिक्त या स्पेशल लिफ्टिंग है जो पहले से तय कोटा के अलावा ओडिशा को मदद करेगा। मांझी ने साथ में सूखा प्रभावित कालाहांडी में 193 करोड़ मूल्य के 971 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया और 698 करोड़ मूल्य के 2641 प्रोजेक्ट्स की नींव रखी। कुल मिलाकर यह 891 करोड़ से अधिक की वैल्यू है। इन प्रोजेक्ट्स में बेलगाम रिजर्वायर, संदुल बैराज और उतई रावल इरिगेशन प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। धान बिक्री की चिंता कम होगी, एमएसपी पर पैसे मिलेंगे, राज्य सरकार को केंद्र की मदद से स्टॉक मैनेजमेंट करना और आसान होगा, गोदामों में चावल एफसीआई को जाएगा, राज्य का बोझ कम होगा। दोस्तों, एक बात और है कि वहां पर किसान रजिस्ट्रेशन भी बढ़ा है, 1,12,000 से बढ़कर 1,21,000 हो गया, मतलब भरोसा बढ़ा है। कुल मिलाकर इससे प्रदर्शनों पर विराम लग सकता है, किसानों का धान बिकेगा तो उनका मूड भी सुधरेगा। वैसे प्रदर्शन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुए, कुछ जिलों में मंडी और टोकन की समस्या अभी भी बनी हुई है और 8 लाख टन का ये ऐलान अच्छा है, लेकिन कुल टारगेट 63 लाख टन का चावल का है, तो ये अतिरिक्त मदद है। यहाँ एक और मुख्य समस्या है और वह है मिलर्स की पेमेंट और मार्जिन की समस्या का सॉल्व होना। लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज की भी चुनौती है। अगर बारिश या मौसम फिर बिगड़ा तो समस्या ये दोबारा आ सकती है।
दोस्तों, वैसे तो ये बहुत अच्छा और टाइमली कदम है। केंद्र और राज्य मिलकर किसानों की मदद कर रहे हैं, जो सही दिशा में है। कालाहांडी में सिंचाई प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म गेम चेंजर साबित होंगे। सूखा कम होगा, फसल विविधीकरण यानी कि कॉटन से कमाई बढ़ेगी, लेकिन सरकार को और तेजी से मंडियां खोलनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए और मिलर्स किसानों की मीटिंग करानी चाहिए। ओडिशा जैसे राज्य में अगर किसान खुश रहेंगे तो खेती और मजबूत होगी। ये ऐलान विश्वास बहाली का काम कर रहा है। दोस्तों, ये खबर हमें दिखाती है कि विरोध के बीच भी सरकार और केंद्र मिलकर किसानों की सुन रहे हैं और विकास के साथ खेती को मजबूत बना रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर और आप कमेंट में बताइए कि ओडिशा के किसानों के लिए ये ऐलान कितना बड़ा राहत का है। आपकी राय इस पर क्या है? अब हम बात करेंगे पंजाब की एक ऐसी खबर की जो चावल मिलर्स को परेशान कर रही है। फोर्टिफाइड राइस कर्नेल यानी FRK की सप्लाई में गंभीर संकट। मैन्युफैक्चरर्स कम कीमत की वजह से स्टॉक नहीं दे रहे, क्योंकि हरियाणा जैसे राज्यों में ज्यादा पैसे मिल रहे हैं। मिलर्स को ज्यादा कीमत देकर FRK खरीदना पड़ रहा है, जिससे उनकी लागत बढ़ गई है और ये सब फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम के तहत बहुत जरूरी है, जहां मिलर्स को FRK मिलाकर चावल सेंटर को देना होता है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि ये संकट क्या है और इसका क्या असर पड़ रहा है। दोस्तों, ये खबर पंजाब के चावल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका है। जनवरी 2026 में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक FRK की कम कीमत से मैन्युफैक्चरर्स हिचकिचा रहे हैं और मिलर्स ब्लैक मार्केट से महंगे दाम पर खरीदने को मजबूर हैं। ये संकट दिसंबर 2025 से चल रहा है, जब सेंटर ने नई टेस्टिंग नॉर्म्स लागू की हैं। पंजाब, जो भारत का सबसे बड़ा चावल प्रोसेसिंग स्टेट है, यहाँ मिलिंग ऑपरेशंस ठप हो गए हैं। मिलर्स कह रहे हैं कि ये क्राइसिस है और इसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। ये ना सिर्फ मिलर्स को प्रभावित कर रहा है, बल्कि PDS यानी राशन सिस्टम और फूड सिक्योरिटी पर भी असर डाल सकता है। अब यह आप समझ लें कि FRK आखिर बला क्या है। FRK वो कर्नेल है जो चावल में मिलाए जाते हैं ताकि न्यूट्रिशन बढ़े, जैसे आयरन, विटामिन A, B12 और फोलिक एसिड। ये सेंटर का फोर्टिफाइड राइस प्रोग्राम है जो कुपोषण से लड़ने के लिए PDS और मिड डे मील में इस्तेमाल होता है। मिलर्स को कस्टम मिल्ड राइस यानी CMR में 1% FRK मिलाकर FCI को देना बहुत जरूरी है। अब इसमें संकट की वजह क्या है? तो वह है कम कीमत। पंजाब में FRK की अप्रूव्ड बोली जो कीमत है वो 40 रुपए प्रति किलो के करीब है, जबकि यह हरियाणा में अधिक है। मैन्युफैक्चरर्स पंजाब में स्टॉक नहीं दे रहे हैं, बल्कि ज्यादा पैसे वाले राज्यों को दे रहे हैं। अल्टीमेटली मुनाफा तो सभी को कमाना है। तो मिलर्स को 60 रुपए प्रति किलो तक ब्लैक मार्केट से ऐसे में खरीदना पड़ रहा है और नई टेस्टिंग नॉर्म्स के मुताबिक सेंटर ने हर बैच की सख्त टेस्टिंग शुरू की है, जिससे सप्लाई स्लो हो गई है। दिसंबर 2025 में मिलिंग लगभग रुक गई। इसे सुलझाने के लिए पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने रिलीज ऑर्डर्स भी इशू किए, लेकिन मैन्युफैक्चरर्स हिचकिचा रहे हैं। पिछले इश्यूज भी इसका कारण है, जैसे फ्लड की वजह से धान डैमेज हुआ, अपग्रेडेड राइस पर सख्त चेकिंग। ये सब मिलाकर मौजूदा क्राइसिस बढ़ा रहे हैं। पंजाब राइस मिलर्स एसोसिएशन ने मिल्स बंद करने की धमकी तक दी है। अब इसका किस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो मिलर्स को बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसकी लागत बढ़ रही है, मिलिंग रुक गई है और पैडी स्टैक्ड पड़ी है। एसोसिएशन कह रही है कि इंडस्ट्री अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस में है। कुछ मिलर्स ने प्रोटेस्ट में मिलिंग भी बंद कर दी है और किसानों पर भी इसका अप्रत्यक्ष असर पड़ सकता है। मिलर्स को परेशानी से किसानों का पेमेंट डिले हो सकता है। PDS और फूड सिक्योरिटी पर भी इसका असर होगा। फोर्टिफाइड राइस की सप्लाई कम हो रही है, जो कुपोषण प्रोग्राम को प्रभावित करेगा। पंजाब से सेंटर पूल में 80 लाख टन FRK मिक्स्ड राइस ही एक्सेप्ट होगा, बाकी नहीं। अर्थव्यवस्था भी इसके प्रभाव से नहीं बचेगी, क्योंकि पंजाब की राइस इंडस्ट्री लाखों नौकरियां देती है और मौजूदा क्राइसिस से जॉब्स और इकोनॉमी प्रभावित होगी और यह इंडस्ट्री क्राइसिस और बढ़ सकती है। अगर सप्लाई नहीं सुधरी तो मिल्स बंद हो सकती हैं, प्रोटेस्ट बढ़ेंगे। पैडी पड़ी हुई है, अगर मिलिंग नहीं हुई तो यह खराब हो सकती है और इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम फेल भी हो सकता है, कुपोषण बढ़ेगा, अन्य राज्यों में भी ये फैल सकता है। सेंटर की सख्त नॉर्म्स इंडस्ट्री कैपेसिटी से मैच नहीं कर रही, लेकिन ऐसे में अच्छी बात ये भी है कि मिलर्स ने केंद्रीय मंत्री से मीटिंग की, FRK पॉलिसी रिव्यू की डिमांड रखी है। ऐसे में सरकार AI बेस्ड ग्रेन टेस्टिंग वापस लाए जो पहले थी, FRK डिलीवरी 1 साल के लिए सस्पेंड करे क्योंकि स्टॉक पहले से ज़्यादा है
और कीमतों को बैलेंस करे, सब राज्यों में एक जैसी रखे, मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव्स दो ताकि सप्लाई सुधरे। ये अवसर है प्रोग्राम को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने का। दोस्तों, ये संकट ये एक वेकअप कॉल है। फोर्टिफिकेशन प्रोग्राम अच्छा है कुपोषण से लड़ने के लिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशंस में गैप्स हैं। सख्त नॉर्म से इंडस्ट्री पर बोझ बढ़ा, सरकार को मिलर्स की सुननी चाहिए, पॉलिसी रिव्यू करनी चाहिए और FRK प्रोडक्शंस बढ़ाना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो पंजाब जैसे बड़े स्टेट में क्राइसिस फैल सकती है, लेकिन अगर ये सॉल्व हुआ तो फूड सिक्योरिटी और मजबूत होगी। दोस्तों, अच्छे प्रोग्राम्स में भी इम्प्लीमेंटेशंस की छोटी दिक्कतें भी बड़ा संकट पैदा कर सकती हैं, लेकिन मिलकर सॉल्यूशन निकालना जरूरी होता है और मैं समझता हूं सरकार, मिलर्स और सब लोग मिलकर अथॉरिटीज इसका सॉल्यूशन अवश्य निकालेंगे। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर और आप कमेंट में बताइए कि FRK प्रोग्राम से कुपोषण कम होगा या इंडस्ट्री पर बोझ बढ़ेगा। आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है? अब बात करते हैं राजनीति और विदेश नीति की। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के भारत दौरे की, जिन्हें पूरी दुनिया MBZ के नाम से जानती है। 19 जनवरी 2026 को MBZ यानी कि मोहम्मद बिन जायद का ये भारत दौरा सिर्फ 2 से 3 घंटे का था, लेकिन दोस्तों इस छोटे से दौरे में इतने बड़े बड़े समझौते हुए कि भारत UAE के रिश्ते एक नई ऊंचाई पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर MBZ का स्वागत किया और ये किसी भी खास मेहमान के लिए भारत की तरफ से बहुत बड़ा संकेत माना जाता है। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, निवेश, ऊर्जा, स्पेस, AI और ट्रेड जैसे अहम मुद्दों पर कई MOUs और लेटर्स ऑफ इंटेंट साइन किए गए। ओवरऑल अब हम ये समझते हैं कि आखिर कि ये दौरा क्या लाया और इसका मतलब क्या है। दोस्तों, ये दौरा छोटा जरूर था, लेकिन इसके आउटकम्स बहुत बड़े हैं। UAE आज भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और दोनों देशों के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पहले से ही मजबूत है। मोहम्मद बिन जायद का ये पिछले 10 सालों में 5वां भारत दौरा था और राष्ट्रपति बनने के बाद तीसरा। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भाई कहकर वेलकम किया। बातचीत में दोनों नेताओं ने भारत UAE ट्रेड को 2032 तक $200 बिलियन यानी लगभग 16 से 17 लाख करोड़ रुपए तक दोगुना करने का टारगेट रखा है। इसमें मुख्य फोकस रक्षा, एनर्जी, स्पेस, न्यूक्लियर, AI और इन्वेस्टमेंट पर रहा। दोस्तों, भारत UAE के रिश्ते पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। 2022 में CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ था और इसके बाद दोनों देशों के बीच ट्रेड $50 बिलियन से अधिक हो गया। UAE भारत को ऑयल और LNG सप्लाई करता है और भारत UAE में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाले देशों में है। इस दौरे की कुछ बड़ी वजहें भी थी। गल्फ रीजन में क्षेत्रीय तनाव, सऊदी UAE के मुद्दे, यमन और गाजा। इन हालातों के बीच दोनों देशों ने स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के ऊपर भी चर्चा की और दूसरा बड़ा मुद्दा रहा भारत की एनर्जी सिक्योरिटी। भारत UAE से LNG और ऑयल इंपोर्ट करता है और तीसरा फोकस रहा फ्यूचर टेक्नोलॉजी यानी AI, स्पेस, न्यूक्लियर और डिफेंस में कोऑपरेशन की बातें भी हुई। MBZ ने भारत के फरवरी 2026 AI इम्पैक्ट समिट में हाई लेवल पार्टिसिपेशन का भी समर्थन किया है। और अब आते हैं इस दौरे के सबसे अहम हिस्से पर, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की। 2032 तक भारत UAE ट्रेड को $200 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। गुजरात के धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में भी UAE ने निवेश के लिए लेटर ऑफ इंटेंट दिया है। गिफ्ट सिटी में UAE बैंक और DP वर्ल्ड के ऑफिस भी आएंगे। एनर्जी में HPCL और एडनॉक गैस के बीच 10 साल का LNG डील हुई जो करीब $3 अरब का ये करार है और यह 2028 से शुरू होगा। ये डील भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्री, एडवांस टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग, साइबर काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशंस में कोऑपरेशंस पर भी समझौते होने के आसार हैं और इस पर एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जल्द आने की हमें उम्मीद है। ये सभी समझौते भारत की एनर्जी, डिफेंस और टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस को मजबूत करेंगे और UAE को भारत में बड़ा इन्वेस्टमेंट का अवसर मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। दौरा छोटा था इसलिए डिटेल्ड डिस्कशंस कम हो पाए। गल्फ में यमन और गाजा जैसे मुद्दों के बीच बैलेंस बनाकर चलना होगा। ट्रेड टारगेट काफ़ी बड़ा है
और रक्षा व न्यूक्लियर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में इम्प्लीमेंटेशन में समय लगेगा। दोस्तों, इस दौरे को सुपरहिट तो कहा ही जा सकता है। मोदी और मोहम्मद बिन जायद की ब्रदरली बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है और यह भारत के लिए काफी फायदेमंद है। यूएई भारत का भरोसेमंद पार्टनर है और ये रिश्ता गल्फ रीजन में भारत की पोजीशन और मजबूत करेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा फोकस इम्प्लीमेंटेशन पर होना चाहिए। अगर ये डील्स जल्दी ग्राउंड पर उतरी तो भारत की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये दोनों देशों के लिए विन विन सिचुएशन है। आईएमएफ ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की ग्रोथ रेट को 7.3% पर अपडेट कर दिया है। ये पहले के अनुमान से 0.7% अधिक है और ये सरकार, निवेशकों और आम आदमी सबके लिए बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। 19 जनवरी 2026 को आईएमएफ ने अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जारी किया, जिसमें कहा गया कि भारत की इकोनॉमी तीसरी तिमाही में बेहतर परफॉर्म कर रही है और चौथी तिमाही में भी मजबूत मोमेंटम बना हुआ है। दोस्तों, आईएमएफ दुनिया की सबसे बड़ी और भरोसेमंद इकोनॉमिक संस्था है। जब आईएमएफ कहता है कि भारत फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 7.3% की ग्रोथ करेगा, तो इसका मतलब है कि हमारी इकोनॉमी मजबूत है और दुनिया में सबसे तेज बढ़ रही है। यह अनुमान पिछले अक्टूबर 2025 के 6.6% से बढ़ाकर 7.3% किया गया है। अगले सालों में यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 और 27-28 में ये ग्रोथ 6.4% पर आ जाएगी, क्योंकि कुछ टेम्परेरी फैक्टर्स धीरे धीरे कम हो जाएंगे। ये खबर स्टॉक मार्केट, निवेशकों और सरकार तीनों के लिए एक बड़ा बूस्ट है। मतलब भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना रहेगा। अब सवाल ये है कि आईएमएफ ने ग्रोथ का अनुमान क्यों बढ़ाया? इसकी मुख्य वजहें हैं। पहली, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही यानी अप्रैल से सितंबर में जीडीपी ग्रोथ 8% रही और जुलाई से सितंबर वाली तिमाही में ये 8.2% तक पहुंच गई। दूसरी, तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर दिसंबर बेहतर रही और चौथी छमाही में भी मजबूत मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तीसरी, घरेलू डिमांड मजबूत बनी हुई है। खपत, निवेश और सरकार की स्पेंडिंग तीनों अच्छे स्तर पर हैं। और चौथी बात है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। फूड प्राइस कम होने से 2025 में महंगाई घटी और अब आरबीआई के 4% टारगेट के करीब पहुंचने की उम्मीद है। आईएमएफ का यह अनुमान एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के 7.4% के पहले एडवांस अनुमान से भी मेल खाता है। आरबीआई भी ग्रोथ को 7.3% के आसपास ही देख रहा है और आईएमएफ का कहना है कि साइक्लिकल और टेम्परेरी फैक्टर्स जैसे अच्छी बारिश, टैक्स कट्स और रूरल इनकम की वजह से अभी ग्रोथ ऊंची है, लेकिन आगे चलकर ये नॉर्मल लेवल पर आ जाएगी। अब इसका असर कहां कहां पड़ेगा ये भी हमें समझना होगा। सरकार और पॉलिसी पर क्या पड़ेगा? तो ये खबर बेहद पॉजिटिव है। बजट में ज़्यादा स्पेंडिंग की गुंजाइश बनेगी, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना आसान होगा और आत्मनिर्भर भारत जैसे प्रोग्राम्स को बूस्ट मिलेगा। निवेशकों और स्टॉक मार्केट पर यह खबर कैसे असर करेगी यह भी हमको जानना चाहिए। एफआईआईज और डीआईआईज का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में रैली आ सकती है, खासकर इंफ्रा, कंज्यूमर और बैंकिंग सेक्टर में। दूसरी तरफ आम आदमी पर अगर इसका असर देखें तो ज़्यादा ग्रोथ का मतलब है ज़्यादा नौकरियां, बेहतर सैलरी और कम महंगाई। रूरल और अर्बन दोनों इलाकों में इनकम बढ़ने की उम्मीद बनती है। और ग्लोबल स्तर पर यदि हम बात करें तो भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती बड़ी इकोनॉमी बना रहेगा। जहां चीन करीब 5% के आसपास रहेगा, वहीं भारत 7.3% के साथ लीड करेगा। ग्लोबल ग्रोथ करीब 3.3% रहने की उम्मीद है, हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। 2027 के बाद ग्रोथ 6.4% पर आ सकती है, क्योंकि साइक्लिकल फैक्टर्स खत्म होंगे। यूएस टैरिफ्स, ग्लोबल अनिश्चितता और ट्रेड वार ग्रोथ पर दबाव डाल सकते हैं। अगर फूड प्राइस फिर बढ़े तो इन्फ्लेशन एक बार फिर से चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन आईएमएफ का कहना है कि रिस्क भले ही हो, भारत की रेजिलियंस मजबूत बनी हुई है। दोस्तों, ये खबर भारत के लिए एक बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। भारत की इकोनॉमी मजबूत बेस पर खड़ी है, डोमेस्टिक डिमांड, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी सपोर्ट के दम पर।
IMF का ये अपग्रेड दिखाता है कि दुनिया भारत पर भरोसा कर रही है। हाँ, हमें सतर्क रहना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन और एक्सपोर्ट पर लगातार हमारा फोकस जरूरी है। अगर यही मोमेंटम बना रहा तो आने वाले सालों में 8% से ज़्यादा ग्रोथ भी देखी जा सकती है। कुल मिलाकर ये भारत के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन अवसर उनसे कहीं ज़्यादा हैं। कमेंट में लिखकर बताइए कि 7.3% ग्रोथ से आप क्या उम्मीद करते हैं। आपकी राय क्या है? दोस्तों, आज के विश्लेषण में हमने देखा कि पड़ोसी देश नेपाल में चावल उत्पादन की गिरावट से फूड सिक्योरिटी पर खतरा बढ़ा। उड़ीसा में किसानों को बड़ी राहत। पंजाब में FRK संकट से मिलर्स की मुश्किलें और UAE के साथ रक्षा ऊर्जा टेक्नोलॉजी में ऐतिहासिक कदम और IMF का 7.3% ग्रोथ अनुमान जो भारत की ताकत को दिखाता है। आपसे अनुरोध है कि कमेंट में जरूर बताइए इनमें कौन सी खबर आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रही है। नेपाल जैसी समस्या भारत में भी तो नहीं बढ़ रही, या UAE के साथ नए समझौते कितना बड़ा गेम चेंजर हैं? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और क्या हमारा यह विश्लेषण आपको शोर शराबे के चैनलों से कुछ अलग दे पाने में कामयाब हो पा रहा है? इस वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, और चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वह भी कर लें। आपके प्रेम और समर्थन के लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद। नमस्ते।